जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आपने ये पढ़ा होगा, आपने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। सर मुझे तो आई थे। हाँ, थैंक यू। प्राधिकरण, आपने कभी नाम सुना है? यस। हाँ, अभी कुछ है यहाँ पर, हाँ सायरा मैम है, जैसे गायकवाड़ साहब हैं, इन्होंने हमारे साथ काम किया, आपने किया। राजगुरु सर अभी थे, उन्होंने भी जिला विधि सेवा प्राधिकरण से काम किया। लेकिन मैं अजय कौल सर के तरफ से हमेशा सुनता हूँ कि मोहल्ला कमेटी की मीटिंग है, मोहल्ला कमेटी में गए, मोहल्ला कमेटी में हमको ऐसा करना है, हारमोनी और पीस जो बताया उन्होंने कि जैसे चाइल्ड के लिए, वुमेन के लिए काम करते हैं, हर जगह पे काम करते हैं, कि इसका मतलब एक ही है कि रिलेशन इन बिटवीन द पुलिस एंड कॉमन पर्सन्स, उनकी जो रिलेशन है तो उनके रिलेशन कैसे अच्छे रहना चाहिए और सोसाइटी में शांतता कैसे रहना चाहिए। तो ये मैंने जो अभी जो रीड किया है तो उसके ऊपर से समझ में आया। आप जो काम करते हैं जिला विधि सेवा प्राधिकरण वही काम करती है। आपका काम ऐसा है कि आपकी एक ट्रस्ट चलाती है और सभी जो यहाँ पर माननीय गण हैं तो जिन्होंने प्रशासन में थे, सीनियर ऑफिसर थे और उनको जो अनुभव है सर्विस का कि सोसाइटी में क्या करना है। नहीं तो अभी मुझे पता है कि जितने भी सीनियर ऑफिसर रहते एक बार सर्विस ख़त्म होने के बाद में क्या बोलते, चलो आप सोशल वर्क ख़त्म कर दो, अभी अपना थोड़ा फैमिली का देखो, कहीं बाहर घूमना है, कभी जाना है, क्योंकि सर्विस के अंदर होता नहीं। लेकिन मैं ये सभी को मैं इनका धन्यवाद देना चाहूँगा इनको कि इन्होंने ये मोहल्ला कमेटी बनाए। और अजय सर जो है तो जिनसे हम 2 साल से जुड़े, उनका कार्य ऐसा है कि उन्होंने फ़ोन किया मुझे और फ़ोन करने के बाद में ऐसा लगा कि सर ने बताया कि आपको मोहल्ला कमेटी की मीटिंग में आके जिला विधि सेवा प्राधिकरण के बारे में कुछ बताना है। तो मैंने सर को तो फ़ौरन बोला कि सर मैं आ जाऊंगा उस दिन। तो उन्होंने एक ही बताया थे, सारा मैम को बताया थे कि टाइम में आ जाना, हमारे मोहल्ला कमेटी की मीटिंग है तो टाइम की बहुत पाबंद है। तो मैंने मैम को बताया कि मैं 3:24 को यहाँ पर आ रहा हूँ। जिला विधि सेवा प्राधिकरण ये क्या है? तो जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, आपने न्यायालय मालूम है ना आपको सबको, आपने टीवी पे देखा होगा, न्यायालय में केस चलती है, तारीख पे तारीख ऐसे बताते ना। और कोर्ट का ड्रामा आप देखते होंगे टीवी के ऊपर कि वकील बहुत जोर जोर से चिल्लाना, जो भी लिटिगेंट है जोर जोर से चिल्लाना और ये करना। तो ये एक ड्रामा आपने एक पिक्चर पे यूट्यूब पे आपको दिखता होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं रहता, ये अलग रहता है। कोर्ट का एक प्रोसीजर रहता है कि जब आपकी केस कोर्ट के अंदर दाखिल होने के बाद में यहाँ पे जो इंडियन जो एक्ट्स है कि उसके तहत अलग अलग मैटर रहते हैं। प्रॉपर्टी का मैटर है, जैसा कि रेंट वजेशन का है, या फैमिली डिस्प्यूट है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है। उसके बाद में आपने इसके अंदर बताया कि ड्रग्स एडिक्ट के बारे में इसके जैसे डिस्प्यूट है, गर्ल चाइल्ड के बारे में इसके अंदर लिखा है आपने, तो वो भी ऐसे डिस्प्यूट है। अलग अलग डिस्प्यूट रहते हैं, उसका प्रोसीजर रहता है। कोर्ट के अंदर केस दाखिल होने के बाद में वो टाइम लेते रहते हैं। हमेशा उनके सामने गवाह जो रहते हैं तो वो पेश करना पड़ता है। कोर्ट को जो जजमेंट करने के लिए दोनों की साइड सुनना पड़ती है और उसके बाद में जजमेंट, उसको टाइम कंज्यूम होता है। फिर क्या होता है कि अभी आपने देखा होगा 21st सेंचुरी, अभी 21st सेंचुरी में ऐसा है कि आप अगर कोर्ट में जाते हैं तो आपको पहले पता चलता है कि वकील ज़्यादा फीस मांगते हैं, है ना। 25,000 दो, बिल करना है 15,000 दो, 20,000 दो, 1 लाख दो। जैसा भी वो ऑफेंस का जो सीरियस ऑफेंस रहेगा, 302 का केस है, 376 का केस है, ऐसे सीरियस ऑफेंस रहे तो एक्यूज कोई भी रहो वो क्या करते हैं, फीस चार्ज करते हैं। जेल के अंदर बहुत सारे ऐसे एक्यूज है कि जहाँ पर उनकी बेल होती नहीं, उनके पास कोई जो फाइनेंशियल है उनकी कंडीशन नहीं रहती, उसके बाद उनको जेल में रहना पड़ता है, बेल दे नहीं सकते, इसलिए जेल में रहना पड़ता है। एडवोकेट लगाने के लिए उनको पैसे नहीं रहते। तो ऐसे वक्त क्या हुआ कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनके पास बहुत सारे ऐसे जजमेंट में दिया है कि जो भी गरीब है, महिलाएं, बच्चे, उनके लिए जो न्याय सभी के लिए होना चाहिए, तो इसलिए सबके लिए फ्री लीगल सर्विसेज एंड लीगल एडवोकेट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में देना चाहिए। तो इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे जजमेंट
1987 के पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अलग अलग माननीय उच्च न्यायालय ने भी पास किए, और वो जो इनोसेंट पर्सन है तो उनको जो जो बार काउंसिल में के जो सीनियर एडवोकेट थे तो उनके पास उनको मदद देके फिर उनको उनकी तरफ उनकी बाजू कोर्ट के अंदर वो उनकी बाजू मारने के लिए उनकी तरफ दे दी। क्या हुआ कि इसके बाद में 1987 में जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जो पार्लियामेंट में पास किया, पास होने के बाद में सर्वोच्च न्यायालय के लेवल पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर जो राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण का निर्माण किया गया, ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कलम 4 के तहत। उसके बाद में हर स्टेट में, जैसा महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, दिल्ली है, गुजरात है, MP है, ऐसे हर एक स्टेट में स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जैसे अपने महाराष्ट्र में महाराष्ट्र लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। उसके बाद में हर जिले में, हर स्टेट के हर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का निर्माण किया गया। हर तालुका में, जैसा मुंबई में तालुके नहीं है, लेकिन मुंबई के बाहर में आप अलग डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट में तालुके, तो तालुक में तालुका लीगल सर्विसेज अथॉरिटी उसका निर्माण किया गया। ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का काम क्या है, ये जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लेवल पर के जो भी केस है तो वहाँ पर अपनी कौन सी महिला है, उनका इनकम कितना भी हो, यानी कि वो इंडिया की फर्स्ट लेडी भी रही तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल सर्विसेज और लीगल एड मिलता है। एडवोकेट उनकी केस चलाने के लिए कोर्ट के अंदर केस दाखिल करने के लिए पूरा खर्चा है, तो ये हमारे लीगल सर्विस के अथॉरिटी की ओर से उनको एडवोकेट को दिया जाता है। और आप जो भी महिलाएं इंडिया की, तो उनके लिए कोर्ट के अंदर केस दाखिल करने के लिए और लीगल सर्विसेज जो है तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। उसके बाद में जो भी बालक है कि इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के तहत जो भी 18 साल के कम उम्र के जो बालक है तो उनके लिए सब फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल सर्विसेज है। लॉयर भी फ्री मिलेंगे, उनकी तरफ से केस चलाने के लिए भी फ्री मिलेंगे। उसके बाद में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए भी उन्होंने वो प्रावधान किया है सेक्शन 12 के अंदर। इसके बाद में जो HIV से बाधित है या जो वर्कर है, लेबर है या इंडस्ट्रियल वर्कर है, डोमेस्टिक वर्कर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइज सेक्टर में के और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में के जो भी वर्कर है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। तो ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का है। फिर जब क्या हुआ कि जो लिटिगेंट कोर्ट के अंदर आते थे, जिनको पता चलता था कि यहाँ पर अपने को कहीं तो भी अपने को एडवोकेट देना है, जो भी फीस लगती थी तो फीस कम करने के बाद में हमने जो एडवोकेट को जो फीस है तो मानधन के रूप में उनको देना शुरू कर दिया कि जो कि उनका भी गुजारा चले और उनको कोई डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए उनको पैसे मिल सके। उसके बाद में जो भी लिटिगेंट है तो लिटिगेंट के लिए हमने जो भी जेल के अंदर है वो अपनी जमानत दे नहीं सकते और एडवोकेट अपने तरफ से कोर्ट के अंदर दे नहीं सकते, उनके लिए भी ये हमने लीगल सर्विस अथॉरिटी का एक प्रावधान किया है कि वहाँ पर उनको दे सकते हैं। कैसे कि अभी जो इंडिया में जितने भी जेल हैं तो वो पूरे बिफोर स्वतंत्र के पहले के, इंडिपेंडेंट के पहले के, तो उसके बाद में उनकी जो संख्या है अभी की संख्या है, अभी जहाँ पर 300 लोग आ रहे थे तो अभी क्या हुआ कि उनकी जो संख्या बढ़कर 3000 4000 ऐसे हुई। उसके बावजूद महंगाई इतनी बड़ी है कि आप मुंबई के एक कोने से समझो बांडा, यहाँ से बांडा जाना है तो कॉमन मैन जा नहीं सकता। समझो डोमेस्टिक वायलेंस की केस होती है, अगर उनको बांडा में कोई हमारे ऑफिस में आना है तो वहाँ पर आने के बाद में अगर से उनको एडवोकेट देना है तो उनको फीस और कोर्ट में जाने आने का चार्ज इतना लगता है कि वो लोग जो कोर्ट के अंदर केस करना, अपनी जो राइट है कि वो राइट के लिए वो कोर्ट के अंदर अपना केस दाखिल नहीं कर सकते। इसीलिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने पूरा जो लीगल हेल्प डेस्क शुरू किए, उसके बाद में हर कोर्ट के अंदर ई सेवा केंद्र शुरू किए। ई सेवा केंद्र का मतलब क्या है कि वहाँ पर अभी जो बताया कि ई फाइलिंग शुरू है, तो कल से सब पूरे महाराष्ट्र के अंदर उसका ओपनिंग होने वाला है कि जितने भी है ये आपका ई सेवा केंद्र से आपकी फाइलिंग हो जाएगी।
हमारे यहाँ पर मुंबई सिटी और मुंबई सबअर्बन ऐसे 2 लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है। मुंबई सिटी में जो है तो जितना भी क्रिमिनल कोर्ट का जो भी कामकाज चलता है वो मुंबई सिटी के अंदर है। इसके बावजूद सिविल केसेस जो भी अपना पार्टीशन सूट है, प्रॉपर्टी सूट है, तो उसका जो मुंबई सिटी के जुरिडिक्शन में तो वो आता है। इसके बाद में मैट्रिमोनियल जो भी डिस्प्यूट है, जैसा कि तलाक है, उसके बाद में रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट है, फैमिली कोर्ट के रिलेटेड मैटर है, लेबर कोर्ट से रिलेटेड मैटर है, इंडस्ट्रियल लेबर कोर्ट से जो रिलेटेड मैटर है, कंज्यूमर कोर्ट से रिलेटेड मैटर है, तो वो जो मैटर है तो उनकी तरफ से फ्री लीगल सर्विसेज देने का जो काम है हमारी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मुंबई सबअर्बन के तरफ है। उसके बाद में हमारे हर जगहों पर लीगल एड सेंटर है। जैसे कि ये प्रीमाइसेस में भी हमने 2 साल पहले लीगल एड क्लिनिक ओपन किया था। उसके बाद में महिला आयोग में जहाँ पर सायरा मैम है वहाँ पे काम करते हैं, तो महिला आयोग अपना जो बांद्रा में, तो वहाँ पे भी हमारा लीगल एड सेंटर है, लीगल एड सेंटर है। उसके बाद में ह्यूमन राइट कमीशन है, ह्यूमन राइट कमीशन में भी हमारा लीगल एड सेंटर चलता है। जितने भी लॉ कॉलेजेस है मुंबई के, तो वहाँ पे भी हमारा लीगल एड सेंटर्स है। तो ये लीगल एड सेंटर्स का मतलब क्या होता है कि आप जैसे आपको आपके यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम आया, कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट रेज हुआ और उनको बताए, वो जो पीड़ित महिला है तो उनको बांद्रा में आना मुश्किल है, तो अपने नज़दीक के जो विधि सेवा प्राधिकरण का जो लीगल एड सेंटर है, तो वहाँ पर जाकर वहाँ पर हमारे जो पैनल एडवोकेट रहते हैं, जहाँ पर पीएल भी रहते हैं, तो वहाँ पे फॉर्म भर के उन्होंने बताना है कि क्या समस्या है हमारे पास। उसके बाद में वो जो अपना कवरिंग लेटर और जो फॉर्म है ना हमारे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। वहाँ पर उनका जो क्या सोल्यूशन निकलता है, उनको पुलिस हेल्प चाहिए, मेडिकल हेल्प चाहिए, या उनको कोई केस कोर्ट के अंदर दाखिल करना है, जैसे कि चाइल्ड कस्टडी है, मैट्रिमोनियल रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट है कि उनका रियूनियन करना है, डिवोर्स का केस है, या कोई बच्चे का किडनैपिंग हुआ है, या कोई बच्चों का जो गुनहगारी में समझो विदिन 18 ईयर्स समझो वो गुनहगारी में उसका हाथ से कोई ऑफेंस हुआ, उसको पुलिस पकड़ के ले गई, तो उसके बाद में उनका जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट के सामने पेश करना है, उनकी तरफ से वकील देना है। तो ये सब के लिए हमारा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से जो भी काम होता है, तो उनको फर्स्ट एड जो है, आप बोलते ना फर्स्ट मेडिकल एड, तो वैसा हमारा फर्स्ट एड जो है तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से लीगल एड क्लिनिक शुरू होता है। वहाँ पर प्री लिटिगेशन मीडिएशन सेंटर भी है। प्री लिटिगेशन मीडिएशन सेंटर कैसा है कि जब कोई भी सोसाइटी में कोई भी केस होती है, या कोई ऐसा है कि जो नॉन कॉग्निबल केस है, या जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है कि छोटे छोटे कारण की वजह से वो डिस्प्यूट बाहर आता है, उसके बाद में उनका वही सोसाइटी में सेटलमेंट होना चाहिए, और दोनों का जो भी मेडिशन होना चाहिए, मेडिशन उनका सेटलमेंट होने के बाद में वो डिस्प्यूट वहीं ख़त्म होना चाहिए। तो इसलिए हमारा प्री लिटिगेशन मेडिशन सेंटर है। हालांकि हमने अभी लीगल एड क्लिनिक ऑन व्हील ये शुरू किया है। तो लीगल एड क्लिनिक ऑन व्हील उसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक बस है, वैन है, वो वैन के अंदर हमारे जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर है, तहसीलदार है, कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर के जिनके तरफ जो भी योजना है गवर्नमेंट की, तो ऑफिसर वो गाड़ी में बैठकर हमारे आदिवासी पाड़ा में जाएंगे। उसके बाद में ऐसे मोहल्ले में जाएंगे जहाँ पर हमारा लीगल सर्विस के ओर से कोई अवेयरनेस नहीं हुआ कि जा नहीं सकते, तो वहाँ पर जाकर हम उनको लीगली अवेयरनेस करेंगे। आपका आधार कार्ड अपडेशन है, अभी आधार कार्ड अपडेशन का चल रहा हमारा। उसके बाद में रेशन कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है। उसके बाद में गवर्नमेंट की जो भी योजना है, जैसा कि बाल संगोपन योजना है, मनोधैर्य योजना है, विक्टिम कॉम्पेसेशन स्कीम्स है, उसके बाद में ट्रांसजेंडर के लिए स्कीम्स है, और एक पालक दो पालक जो भी जिनका सब जो डेथ होता है तो उनके बच्चों के लिए स्कूल में एडमिशन देना है। उसके बाद में एडॉप्शन स्कीम्स है। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट के जो स्कीम्स होते हैं कि हर एक के लिए, जैसे हमारे जाफर भाई इन्होंने वो एक समता पार्टी की तरफ से वो एक चलाते थे कि बच्चों को जो 25% है बच्चों को एडमिशन देना चाहिए कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है।
तो वो एक संस्था के माध्यम से करते हैं। लेकिन हमारे कैसा कि ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की है, हाई कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की है। और ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी है कि यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर उनका और कॉमन मैन के बीच में जो गैप है, वो गैप भरने के लिए उनका जो भी लिटिगेंट है या समझो जो लाभार्थी है, उनके तरफ कोई तो भी टेक्निकल रीज़न के वजह से उनको जो लाभ मिलता नहीं है, जो बेनिफिट मिलता नहीं, तो बेनिफिशियरी के तरफ जाकर उनका क्या उनका हक है, तो वो गवर्नमेंट से लेकर उनको वो बेनिफिट देना है। तो ऐसा है कि हमारा जो काम है लीगल सर्विस है, तो जैसे आपने बताया ना कि एक मार्केट में कोरोना के काल में एक टैबलेट आई थी ऑल इन वन, तो वैसे ही एक हमारा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का ऑफिस है ऑल इन वन। हर एक आपकी जो भी समस्या होती है, जो आप ये मोहल्ला कमेटी की ओर से आप जो भी चलाते हैं कि पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके जितना भी करते कि समझो समाज के अंदर शांतता रहना चाहिए और जो भाईचारा रहना चाहिए, तो इसीलिए यही काम है कि किसी के राइट के ऊपर कोई तो भी गदा ना आए। और हर एक का जो है तो राइट है, जैसा कि भारतीय राज्य घटना में हर एक का अधिकार है तो सिक्योर किया है, हर एक को अपना बात करने का अधिकार है, अपना इंडिपेंडेंट है, तो उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो इसीलिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में जो अमेंडमेंट इसका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हुआ कि 39A ये जो आर्टिकल है, तो 42nd अमेंडमेंट के तहत वो इंसर्ट किया गया है। और उसका क्या है कि जस्टिस फॉर ऑल, यानी कि समाज में कोई भी ऐसा है कि उनको कायदे की जो मदद है वो ना मिले, हर एक को उसकी मदद मिलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे आपके ड्रग्स एडिक्ट है, आपने इसने बताया कि जो अपने छोटे छोटे बच्चे कि जहाँ पे स्लम एरिया में कि ड्रग एडिक्ट जाते हैं, ये समझ नहीं तो फिर झोपड़पट्टी दादा जो एक्ट है, तो उसके तक कोई बच्चे कि ऐसे है कि ये इसके क्रिमिनल साइड में आ जाते हैं, कोई उनके हाथ से क्राइम होता है, उनकी लाइफ स्टाइल बदल जाती है। तो इसीलिए भी हमारे तरफ जो यहाँ पर जोनल जस्टिस बोर्ड है, उसके बाद में CWC है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, कि जहाँ पर ऐसे कि अनाथ बच्चे हैं, तो वो स्ट्रीट चाइल्ड है, तो उनकी एजुकेशन के लिए हम पूरा ख्याल रखते हैं। तो मुंबई सभापति के लिए अलग से चाइल्ड केयर यूनिट है, डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग है। उसके बावजूद हमारी जो माता है, बहन है, कि कहीं तो भी ऐसा होता है कि उनके ससुराल से या घर से उनको रात बेरात घर से के बाहर निकाल देते हैं, तो उसके बाद में कहाँ जाना है, तो क्या प्रॉब्लम करना है। पुलिस के पास जाने के बाद पुलिस तो बताएंगे कि हम रात में ना वुमन को अलाउ नहीं करते, आप कहीं भी जाइए, उनकी कंप्लेंट दाखिल कर लेंगे, उन्हें कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे, लेकिन वो उसके बाद में क्या। तो इसीलिए मुंबई सबब और मुंबई सिटी के अंदर अपने 2 वन स्टॉप सेंटर हैं। मुंबई सिटी में किंग हॉस्पिटल वार्ड क्रमांक 18 के सामने जो वन स्टॉप सेंटर है, और मुंबई सबब में ठाकरे ट्रॉमा सेंटर, बाबा साहब ठाकरे ट्रॉमा सेंटर में 10वें माले पर हमारा वन स्टॉप सेंटर है। वन स्टॉप सेंटर के जो चेयरमैन रहते हैं, ये हर एक ज़िले में वन स्टॉप सेंटर, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो रहते हैं तो वो वन स्टॉप सेंटर के चेयरमैन रहते हैं। उसके बाद में जो सेक्रेटरी मुंबई DLSA का जो मैं हूँ मुंबई सबब के लिए, मुंबई सिटी के लिए देशमुख साहब है। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो सचिव रहते हैं, तो ये उसके मेंबर रहते हैं। वहाँ पर काम क्या होता है कि वहाँ पर 5 दिन का जो भी पीड़ित महिला है, उनका स्टे है, वहाँ पर रहने की पूरी व्यवस्था है। उसके बाद में उनका जो भी मेडिकल है या कोई भी लीगल इश्यू है, पुलिस मदद है या कानूनी मदद है, तो इसीलिए हमारे 10 स्कीम उसके अंदर चलाते हैं हम। उसके बाद में महिला को कोई योजना देना है या गवर्नमेंट की कोई योजना है, उसका लाभ देना है, तो इसीलिए भी वो हमारे वन स्टॉप सेंटर में काम करते हैं। वहाँ पर पुलिस जुड़ी है, हॉस्पिटल जुड़ा है, उसके बाद में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भी जुड़ी है। हर एक ऐसा है कि 7 in 1 वहाँ पर 7 फैसिलिटी उपलब्ध कराए गए। वहाँ पे कोई फीस नहीं, कोई पैसे भरना नहीं। आपको सिर्फ अगर आपके मोहल्ले में कोई महिला है, कोई बालक है या कोई महिला के ऊपर अत्याचार होने के बाद में घर के बाहर है, उनको कोई सहारा नहीं है, कोई शेल्टर नहीं है, तो उसके बाद में आप
103 पर फ़ोन कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हमें वन स्टॉप सेंटर ले चलो। वन स्टॉप सेंटर जाने के बाद में वहाँ पर हमारे काउंसलर हैं, वहाँ पर हमारे एडवोकेट्स हैं, वहाँ पर हमारे फिजिशियन है, डॉक्टर्स है, तो वो पूरी सहायता करते हैं। वहाँ पे हमारे पैनल लॉयर्स हैं, तो वो पूरी उनकी सहायता करते हैं। 5 दिन के स्टे के बाद में अगर समझो उनको ऐसा लगा कि इनका स्टे बढ़ाना है, इनको कोई शेल्टर नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं, तो हमारा चेंबूर के अंदर गवर्नमेंट का महिलाओं के लिए वसति गृह है कि वहाँ पे हम रख सकते हैं उनके साथ जो भी बालक है। तो बालक के लिए हमारा मानखुर्द में चिल्ड्रंस केयर होम है, तो वहाँ पे हम बालक को वहाँ पे रह सकते हैं, उनका एजुकेशन का ख्याल करते हैं, एजुकेशन अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। तो ये ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं कि जो आप काम करते हो वही काम हमारा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी करती है। लेकिन आप सब सोशल वर्कर है और मैं पेड सोशल वर्कर हूँ। पेड सोशल वर्कर पता है आपको कि मुझे गवर्नमेंट पेमेंट देती है कि जो न्यायालय के न्यायाधीश की पोस्टिंग यहाँ पर होती है और उनको ये कहा जाता है कि आप 3 साल ये काम करो, ये काम करने के बाद में आपको समझ में आए। तो हमारे जो जुडिशरी में से जो न्यायाधीश है उनको 3 साल के लिए इधर डेपोटेशन दिया जाता है। उसके बाद में जो न्यायाधीश होने के बाद में कैसा है, थोड़ा पुलिस के ऊपर सबों के ऊपर फर्क गिरता है कि नहीं अपने काम बरोबर करना चाहिए। नहीं तो हम लोग बोलते ना कि हमारे सामने आप कोई स्कीम इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते, तो कॉमन मैन का तो कोई नहीं, वो तो एजेंट लगा कि कोई भी काम करते हैं, फिर तो क्या है, फिर बाकी सब दुनिया एजेंट की है ना। आपको भी आधार कार्ड रेशन कार्ड करने के लिए तहसील के ऊपर जाते होंगे, अभी इधर तो पता नहीं मुझे, लेकिन जब मैं वकीली में था तो पता थे कि गवर्नमेंट ऑफिस के सामने एजेंट बैठते थे। आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना तो 2-4 एजेंट आके बोलते थे चलो ड्राइविंग लाइसेंस निकालना, 2 मिनट में निकाल देते। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, इसीलिए हमारा लीगल सर्विस अथॉरिटी है, ये पूरा काम करते हैं। उसके बाद में जो भी विक्टिम है, एसिड अटैक में है, सेक्सुअल अब्यूज है, तो उसके अंदर उसका एफआईआर पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल होता है। या पोक्सो का केस पता होगा ना आपको, है ना। तो पोक्सो के अंदर जो भी विक्टिम आती है, जो भी बच्चा आता है, तो उनके लिए हमारे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ, पहले गवर्नमेंट की तरफ स्कीम थी, गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं था, इसीलिए उन्होंने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ ये जो ट्रांसफ़र किए। तो यहाँ पर इंटरिम जो कॉम्पेंसेशन है 30,000 रुपये मिलता है कि इमीडिएट उनको 30,000 कॉम्पेंसेशन देना है। उसके बाद में जो फाइनल कॉम्पेंसेशन है तो मिनिमम 3 लाख और ज़्यादातर 10 लाख के अंदर इतना कॉम्पेंसेशन मिलता है। हमने जो अभी आपको पता होगा साकिनाका के केस में हमने इमीडिएटली उनको इंटरिम कॉम्पेंसेशन देता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। साकिनाका एक ही केस नहीं, लेकिन साकिनाका का केस क्या हुआ कि मीडिया में आया मीडिया में आने के बाद उसका मीडिया ट्रायल चला, तो आपको सबको पता है नहीं साकिनाका केस है। लेकिन ऐसे जो विक्टिम का जो केस होता है, सेक्सुअल अब्यूज़ होते हैं, तो उनके लिए हम इंटरिम कॉम्पेंसेशन, फाइनल कॉम्पेंसेशन हमारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, वो बोर्ड की तरफ से देते हैं। उसका प्रस्ताव आपको दाखिल नहीं करना है, कोई भी सोशल वर्कर को दाखिल करना नहीं। उसकी जवाबदारी दी हमने पुलिस स्टेशन इंचार्ज की तरफ, जो भी पुलिस स्टेशन का सीनियर पीआई होगा उनकी वो जवाबदारी रहेगी। अगर वो प्रस्ताव दाखिल नहीं करता है तो ही शुड फेस द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, तो उसके ऊपर डिपार्टमेंटल कार्रवाई होती है। इसीलिए कैसा है कि पुलिस वाले ऐसे भी बोल नहीं सकते कि जाओ आप ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, वो डॉक्यूमेंट लेके आओ, तो पूरा काम पुलिस को करना है। और पुलिस ने विदिन 24 आवर्स वो प्रस्ताव हमारी तरफ देना है। उसके बाद में हमारे 2 महीने का मीटिंग होता है, 2 महीने में पूरा उनको कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है। 6 मंथ में वो केस डिस्पोज ऑफ होती है, तो फाइनल कॉम्पेंसेशन के लिए जजमेंट को, जो जजमेंट वो पता है ना आपको कि केस का जो निकाल रहा है, तो केस ख़त्म होती है तब तक के नहीं, जो विक्टिम है उसका जवाब जिस दिन कोर्ट रिकॉर्ड करेगा उसके बाद में उसके जवाब पर निर्भर होता है। अगर विक्टिम गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है या केस को सपोर्ट करती है तो उसकी जो कॉम्पेंसेशन है उसका क्राइटेरिया दिया है 3 लाख से लेकर 10 लाख तक इतना फाइनल कॉम्पेंसेशन मिलता है। इसके बावजूद आपको कोई प्रॉब्लम हुए, कोई समस्या हुई तो बताइए, यानी कि ज़्यादा समय में आपको ये दूंगा कि आपकी जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि आप समाज में काम करते हैं, है ना।
समाज में काम करते समय उन्होंने बताया कि हमें ये प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अगर ऐसा कोई लीगली प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो मुझे बताइए, जितना हो सके मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।